नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें साथियों, आज की इस एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा को आरंभ करते हैं। साथियों, आज की इस कक्षा में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है जिसको बोलते हैं अनुवाद या फिर ट्रांसलेशन। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कैसे करें, क्यों अनुवाद में हमें अंक क्यों नहीं प्राप्त होते, क्योंकि हमें हमें हमारे पास वोकैबुलरी, जिसको अंग्रेजी की बात करें तो वोकैबुलरी की कमी है, और हिंदी की बात करें तो हमारे पास शब्द भंडार की कमी है। कहाँ पर कौन सा शब्द लगना है, हिंदी में इस शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो हमें पता नहीं होता, कुछ भी लिख देते हैं जिसके कारण हमें अंक नहीं प्राप्त होते। तो ये अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है, अनुवाद के क्या क्या नियम हैं, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चले करते हैं आज की कक्षा को आरंभ। तो कक्षा को मैं आरंभ करूं उससे पहले एक बार इस कक्षा को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक साझा जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ये सिविल स्टैप के द्वारा निःशुल्क कक्षा श्रृंखला चलाई गई है, जिसमें कि आपको फ्री में हर कक्षा देखने को मिल रही है। व्याकरण के सभी विषयों को हमने एक एक कर कर पढ़ लिया है, और अब हम आ रहे हैं अनुवाद में। उसके बाद फिर निबंध पढ़ेंगे, निबंध लेखन, पद्यांश व्याख्या, गद्यांश व्याख्या, इनके नियम जानेंगे, और आपको कुछ मैं परिभाषिक शब्दावली, टेक्निकल वर्ड्स भी बताऊंगा। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, आप उन शब्दों को याद कर लीजिएगा, और जब आप अनुवाद करते हैं या निबंध लेखन करते हैं तो उन शब्दावली को याद रखिएगा। ठीक है जी, तो चलें करते हैं शुरू आज की कक्षा को। देखते हैं अनुवाद के क्या क्या नियम है। पहला है वाक्य संरचना, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी का जो अनुवाद होता है उनकी वाक्य संरचना में अंतर है। कैसे? हिंदी और अंग्रेजी में वाक्य संरचना अलग होती है। हिंदी में हमें पहले हमारे पास कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, और बाद में क्रिया आती है। पहले कर्ता आएगा, फिर हमारे पास कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। परंतु अंग्रेजी में क्या होता है, पहले कर्ता, फिर क्रिया, और फिर कर्म आएगा, फिर कर्म आएगा। तो बस इस क्रम को हमने समझना है कि जब भी अनुवाद करेंगे तो इस प्रकार से हमें अनुवाद करना है। कभी भी अनुवाद ऐसे नहीं करना है कि जो वर्ड टू वर्ड, जब हम अनुवाद करते हैं जो शब्द ऊपर लिखा है उसी को करेंगे तो गलत हो जाएगा। हम पूरे का पूरा वाक्य पढ़ेंगे, फिर उसको अपने अनुसार अनुवाद करेंगे। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया ये हिंदी में होता है, कर्ता फिर क्रिया आती है, फिर कर्म आता है अंग्रेजी में। तो इस वाक्य संरचना को ध्यान में रखना है। फिर हमारे पास आता है व्याकरण। अनुवाद करते समय अंग्रेजी व्याकरण के नियमों का पालन करें। वही चीज अगर हिंदी अंग्रेजी से हिंदी में व्याकरण अनुवाद करें तो हिंदी की व्याकरण हमें पता होनी चाहिए, और जब हम अंग्रेजी के अनुवाद की बात करें तो हमें अंग्रेजी की व्याकरण अच्छे से नियम पता होने चाहिए, शब्दावली हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद शब्दार्थ, शब्दों का सही अर्थ जानना और उनके संदर्भ में उपयोग करना। देखो क्या होता है कि हमारे पास शब्द तो होते हैं, जैसे सिनोनिम्स होते हैं, हिंदी में पर्यायवाची होते हैं, तो कहां पर कौन सा पर्यायवाची प्रयोग करना है, कहां पर कौन सा सिनोनियम प्रयोग करना है, वो हमें समझ होनी चाहिए। और वो जो शब्द चयन होता है किस प्रकार होता है, शब्दों का चयन जो होगा वो हमारे पास जो हमें ट्रांसलेशन दी गई है या हमें जो गद्यांश दिया गया है, तो उस गद्यांश में हम ये देखेंगे कि ये किस विषय से संबंधित है। विषय के अनुसार हमारी जो भाषा शैली और शब्द शैली होती है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो नेचर है, हमारे पास वर्ड है नेचर, तो नेचर को स्वभाव भी बोलते हैं, है ना, नेचर को प्रकृति भी बोलते हैं। तो कहां पर नेचर शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा, कहां पर नेचर को प्रकृति के रूप में प्रयोग करेंगे, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश पढ़ने के बाद हमें ये पता होगा कि किस पर आधारित है गद्यांश, फिर हम उसको अनुवाद करेंगे। उसके बाद बात करेंगे शैली की। अनुवादित पाठ को मूल पाठ के समान शैली में लिखना चाहिए। ठीक है, कि अनुवादित पाठ जो है उसको मूल पाठ के समान, जो हमें अंग्रेजी का गद्यांश दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, या हिंदी का हमें गद्यांश दिया गया है, तो उसी शैली में हमें लिखना है। अर्थात हमारी भाषा शैली उस जो निबंध जो वो दिया गया है गद्यांश, उसके अनुसार ही होनी चाहिए। अपनी भाषा शैली, अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। शब्द जो होने चाहिए गद्यांश के अनुसार होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है संस्कृति। अनुवाद करते समय दोनों भाषाओं की संस्कृतियों की बारीकियों का हमें ध्यान रखना होता है। कहां पर इज एम आर आएगा, ठीक है, तो कहां पर वर्ड जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म कहां पे आएगी, ये चीजों हमने अंग्रेजी में देखनी है, और हिंदी में हमें देखना है
कि कहां पर हमें कर्ता, कहां पर कर्म आएगा, कैसे कर्म का, कहां पर हमें क्रिया का प्रयोग करना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमें संस्कृति से पता चलेगी। उसके बाद आता है स्पष्टता। अनुवाद स्पष्ट और समझने में आसान होना चाहिए, ये नहीं कि आप अनुवाद को और इतना जटिल बना दें कि दूसरा व्यक्ति उसको समझ ना पाए। उसके बाद आता है शुद्धता। अनुवाद में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान में रखेंगे। अब हम, जैसे मैं आपको बोल रहा था वाक्य संरचना, तो वाक्य संरचना किस प्रकार की होती है? देखो, वाक्य संरचना का क्या अर्थ है, क्या मैं आपको कह रहा था, वाक्य संरचना में क्या होगा, जैसे हिंदी में बोला जाता है मैं खाना खा रहा हूं, है ना। अब मैं इसमें क्या हो गया, कर्ता हो गया, है ना, मैं कर्ता हो गया, खाना कर्म हो गया, और खा क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो अब इसमें क्या हो गया, जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो आई, पहले क्या आ गया, कर्ता आ गया। फिर हमने क्या पढ़ा था अंग्रेजी में, पहले क्रिया आती है। ठीक है, तो क्रिया यहां पर क्या आ गई, आई एम, उसके बाद ईटिंग, और देखो कर्म क्या है, फूड। मतलब कर्म, हमें क्या बोला कि कर्म यहां पर क्या है, खाना कर्म है, तो ये कर्म यहां पर आ गया, ये हो गया फूड। तो इसका क्या हो गया, आई कर्ता हो गया, कर्म क्रिया होगी आई एम ईटिंग, और कर्म आ गया फूड। तो यहां पर फूड बाद में आया और यहां पर खाना पहले आया। तो बस इस संरचना को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, लिंग, वचन और कारक का ध्यान हमें रखना है। अंग्रेजी में संज्ञाओं का लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, और कारक, कर्ता, कर्म और करण हिंदी में अलग होते हैं। इनका सही अनुवाद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या होता है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था नेचर, है ना, कई अर्थ होते हैं। तो नेचर कहां पर प्रयोग होना है, कहां पर स्वभाव हमें लिखना है, कहां पर प्रकृति से संबंधित होगा, वो हमें कौन बताएगा, कि संदर्भ बताएगा, कि जो आपको गद्यांश दिया गया उसका संदर्भ क्या है, उसके अनुसार आपकी शब्द शैली होगी। मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करें तो मुहावरे और लोकोक्तियों का शाब्दिक अर्थ अनुवाद नहीं करना चाहिए, उनका अंग्रेजी में समान मुहावरे लोकोक्ति के साथ व्यक्त करना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई मुहावरा लिख दिया है, थोथा चना बाजे घना, अब थोथे की इंग्लिश ढूंढ लो, है ना, चने की इंग्लिश ढूंढ दो, नहीं, उसके ही जैसा दूसरा मुहावरा हम अंग्रेजी में लिख देंगे, एन एम्प्टी वेसल्स मेक अ मच नॉइस, इंग्लिश में हो गया, है ना, थोथा चना बाजे घना, तो वो हिंदी में हो गया। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहां चा वहां रा। ठीक है, तो मतलब अब उसी तरह से ढूंढ लेंगे, ये नहीं कि जहां चा, चा की इंग्लिश ढूंढो, चा की कोई टी बना देगा, फूड को खाना बना देगा, नहीं, हमें सेम लोकोक्ति और अनुवाद देखना है, उसको अंग्रेजी में, या अंग्रेजी का हमारे पास वो जो है लोकोक्ति, उसका हिंदी में क्या बनेगा वो देखकर हम उसका अनुवाद करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है स्पष्टता। स्पष्टता, सरल भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है, हमें अपना वहां पर विद्वानता नहीं दिखानी है कि भी हमारे पास तो बड़े बड़े भारी शब्द हैं, हमारे पास बड़े बड़े शब्द हैं, भारी शब्दों का प्रयोग करेंगे, नहीं, हमने अनुवाद करना है। अनुवाद क्यों किया जाता है, सरलता के लिए। जिसको हिंदी ना समझ में आए उसको अंग्रेजी में समझाया जा रहा है, जिसको अंग्रेजी नहीं समझ आ रही उसको हिंदी में समझाया जा रहा है। तो मतलब सरलता के लिए अनुवाद किया जाता है, ना कि अपनी विद्वानता दिखाने के लिए। तो विद्वानता दिखाने का प्रयास ना करें कृपया, नहीं तो अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है, और शुद्धता की बात हमने कर ली कि शुद्धता हमें ध्यान में रखना है। आइए अब देखते हैं, जैसे कि राम ने खाना खाया, तो राम एट फूड, है ना, खाया, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट टेंस हो गया, मतलब कि भूतकाल हो गया। तो भूतकाल के साथ राम एट फूड, तो इस प्रकार से आ गया, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, इसका क्या बन जाएगा कि वह बहुत सुंदर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया, आजकल हर कोई व्यस्त है, अर्थात नाउ डेज एवरी वन इज बिजी। आज और कल ये नहीं कर देना, टुडे और कल को बोल देंगे। ठीक है, कि आज और कल, टुडे, और वो मत कर देना टुडे और टुमारो, ऐसे नहीं कर देना उसको। आजकल को बोला जाता है नाउ डेज एवरी वन इज वेरी बिजी, है ना, इज बिजी। तो ये हमारे पास ऐसे इस तरह से इसका अनुवाद करेंगे। उसके बाद देखो, जैसे कुछ उदाहरण हैं, मुझे पानी पीना है, सोचें इसका क्या बनाओगे, कृपया दरवाजा बंद करो, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। तो अब देखो इसका क्या होगा हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है मुझे पानी पीना है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, कृपया दरवाजा बंद कर दो। तो यहां पर क्या होता है, शट नहीं लगाना, कि कृपया, जैसे प्लीज शट द डोर, डोर के लिए हमेशा क्लोज प्रयोग होता है। बाकी आपको जो आपके अंग्रेजी के अध्यापक हैं वो भी स्पष्ट कर देंगे, है ना। तो प्लीज क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दें, प्लीज क्लोज आएगा, शट
कहते हैं शटर, जो प्रयोग होता है शटर, जो शटर होता है उसके साथ शट होता है कि शट डाउन द शटर, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोज, तो कृपया दरवाजा बंद करें, तो प्लीज क्लोज द डोर। बिल्कुल सही कहा आपने, यू सेड एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, आज मौसम बहुत अच्छा है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, मुझे देर हो रही है और यह मेरा पसंदीदा रंग है। तो अब यहां पर वीडियो को पॉज करके आप वीडियो को रोक के इनके आंसर लिखिए और फिर देखें क्या इनके आंसर आपने ठीक लिखे। तो इनका आंसर क्या है, आज मौसम बहुत अच्छा है, द वेदर इज वेरी नाइस टुडे। क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, यह मेरा पसंदीदा रंग है, दिस इज माई फेवरेट कलर। अब देखो, जिनको अनुवाद में दिक्कत है ना, समस्या है, तो इसी विधि को अपनाना है। पहले छोटे जो वाक्य हैं उनको अनुवाद करेंगे, फिर उसके बाद बड़े वाक्यों की ओर हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास वाक्यों की कठिनाई थोड़ी सी बढ़ गई है यहाँ पर। अगर वह मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। जैसे ही वर्षा रुकी बच्चे बाहर खेलने चले गए। एज सुन एज द रेन स्टॉप्ड द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू मैनी टाइम्स। ठीक है, देखें कैसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। यह किताब बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। ठीक है, ज्ञानवर्धक तो इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल भी कई शब्दों का प्रयोग है, नॉलेजेबल भी ठीक है, परंतु इंफॉर्मेटिव जो शब्द है अच्छा है, बिल्कुल सटीक शब्द है, तो इसलिए हम यहां पर इंफॉर्मेटिव का प्रयोग करेंगे, ना कि नॉलेजेबल को। ठीक है, समय की कीमत समझो, ये दोबारा नहीं आता, वैल्यू टाइम इट नेवर कम्स बैक। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम इट नेवर कम्स बैक, तो ऐसे भी बनाते हैं, तो नहीं, वैल्यू टाइम इट नेवर कम्स बैक, इस तरह से बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास ऐसे आपको गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश को पहले समझेंगे। प्रकृति मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है, वह हमें वायु, जल, भोजन और रहने के लिए स्थान देती है। वृक्ष हमें फल, छाया और लकड़ी प्रदान करते हैं। नदियां हमें जल देती हैं और खेतों की सिंचाई करती हैं। यदि हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां संकट में पड़ जाएंगी, इसलिए हमें पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास गद्यांश है, तो इस गद्यांश को एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको ये थोड़ा सा आपकी आइडिया हो गया है ना, कि ये जो है प्रकृति की बात की गई है। फिर आपको जो कठिन शब्द लगते हैं उनको अंडरलाइन कीजिए और उनके अंग्रेजी में मीनिंग लिख लीजिए। उसके बाद फिर अनुवाद, प्रकृति मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है। अब इसको ये नहीं कि प्रकृति नेचर मनुष्य को कर दो ह्यूमन, ठीक है, वेरी बिग, ऐसे नहीं करना, वर्ड टू वर्ड नहीं, तो पूरी की पूरी लाइन को बदलेंगे। प्रकृति मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है, नेचर इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बींग्स। वह हमें वायु, जल, भोजन और रहने के लिए स्थान देती है। इट गिव्स अस एयर, वाटर, फूड एंड अ प्लेस टू लिव। वृक्ष हमें फल, छाया और लकड़ी प्रदान करते हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस विद फ्रूट्स, शेड एंड वुड। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नदियां हमें जल देती हैं और खेतों की सिंचाई करती हैं। यदि हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां संकट में पड़ जाएंगी, इसलिए हमें पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, रिवर्स गिव्स अस वाटर एंड हेल्प इन irrigating the field. If we do not protect nature, future generation will be in danger. Therefore we must keep the environment clean and safe. है ना, environment हो गया, पर्यावरण हो गया, स्वच्छ को क्लीन बोल देंगे, सुरक्षित सेफ रखना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। देखो हिंदू दर्शन बहुत ही सुंदरता से न्याय की तुलना एक फूल से करता है जो कभी मुरझाता नहीं है और हमेशा ताजा रहता है। एक किस्सा इस अवधारणा को बहुत उपयुक्त रूप से समझाता है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच एक धार्मिक चर्चा होनी थी। शारदा या सरस्वती न्यायाधीश थे, दोनों को बैठने के लिए एक जैसे
आसन दिए गए, है ना। अब इसको समझेंगे कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। अगला गद्यांश है तो इसमें दर्शन शास्त्र की बात की जा रही है ना। दर्शन शास्त्र की बात की जा रही है, जिसमें दर्शन शास्त्र की सुंदरता को बताया गया, दर्शन शास्त्र के महत्व को बताया गया है। तो अब हमारे आइडिया हो गया, उस तरह से हम इसको धीरे धीरे अनुवाद करना शुरू करेंगे। देखो, जैसे कि हिंदू फिलॉसफी, हिंदू दर्शन किसको कहते हैं? फिलॉसफी को। हिंदू दर्शन बहुत सुंदरता से न्याय की तुलना एक फूल से करता है। हिंदू फिलॉसफी ब्यूटीफुली कंपेयर्स अ जज विद अ फ्लावर which would never wither and remain ever fresh, and he could very appropriately explains this concept. A religious discussion was to take place between Adi Shankaracharya and मंडन मिश्र। ठीक है, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में क्या होना था? अनुवाद होना था, चर्चा होनी थी। अनुवाद बोल रहा हूं, विचार विमर्श होना था, चर्चा होनी थी। शारदा और सरस्वती वाज जज, बोथ वर ऑफर्ड सिमिलर आसन्स टू सिट ऑन। ठीक है, आसन को आसन ही कहेंगे। ठीक है, और दोनों को बैठने के लिए बोथ वर ऑफर्ड, उनको आसन दिए गए। गिव्स नहीं लिखेंगे कि गिव कर दो, कि बोथ वर गिव, नहीं, बोथ वर गिवन या ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे। बोथ वर ऑफर्ड सिमिलर आसन्स टू सिट ऑन, है ना। ऐसे शब्दावली का हमें प्रयोग करना है कि जैसे कि जो आपका एग्जामिनर है, परीक्षक है, उसको लगे कि नहीं, इसकी अंग्रेजी भाषा में भी पकड़ है और इसकी हिंदी भाषा में भी पकड़ है। तभी जब आपको उनको पता होगा कि इनकी निपुणता है दोनों भाषाओं में, तभी तो अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो बस ये प्रयास करना है। उसके बाद हमारे पास आता है एक आगे हमारे पास है सदाचार। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति समाज में आदर प्राप्त करता है। सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, दूसरों की सहायता करना और समय का पालन करना सदाचार के लक्षण हैं। जो लोग सदाचारी होते हैं वे जीवन में सफल होते हैं और सभी के प्रिय बन जाते हैं। सदाचार से ही समाज में शांति और प्रेम बना रहता है। ठीक है, ये अब हमारे पास गद्यांश आ गया। पहले अब इसको समझेंगे कि ये गद्यांश किस पर आधारित है। पहले देखेंगे यहाँ पर क्या सदाचार की बात की गई है। सदाचार को मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कहा गया है। ठीक है, जो व्यक्ति सदाचारी होता है, अच्छे व्यवहार से जो व्यक्ति होता है, वो समाज में आदर पाता है ना। जो व्यक्ति सदाचारी होगा उसी का मान सम्मान होगा और बड़ों का सम्मान, दूसरों की सहायता करता है, समय का पालन करता है। सदाचारी के ये लक्षण है। सदाचारी के लक्षण क्या है? कि वो क्या करता है? दूसरों की सहायता करता है। ठीक है, उसका व्यवहार सदाचारी होता है। वे जीवन में सफल होते हैं, जो सभी के प्रिय होते हैं। सदाचार से जीवन में शांति और प्रेम बना रहता है। चलो अब इसका अनुवाद देखते हैं। सदाचार मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। गुड कंडक्ट इज द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ अ पर्सन। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति समाज में आदर प्राप्त करता है। पर्सन अर्न्स रिस्पेक्ट इन सोसाइटी थ्रू गुड बिहेवियर। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो सोसाइटी में आप क्या हो जाओगे? सोसाइटी में आप रिस्पेक्ट अर्न कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आता है सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, दूसरों की सहायता करना और समय का पालन करना सदाचार के लक्षण हैं। स्पीकिंग द ट्रूथ, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, हेल्पिंग अदर एंड बीइंग पंक्चुअल आर साइंस ऑफ अ गुड कंडक्ट। ठीक है, गुड कंडक्ट अच्छा व्यवहार, सदाचार जिसको बोला जाता है। ठीक है, और पंक्चुअलिटी होना, ये क्या है? संकेत हैं किसके? हेल्प करना, दो दूसरे हैं उनकी हेल्प करना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, हेल्प करना, ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? अच्छे व्यवहार के, अच्छे सदाचार के, सदाचारी व्यक्ति के ये लक्षण हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो लोग सदाचारी होते हैं वे जीवन में सफल होते हैं और सभी के प्रिय बन जाते हैं। Those who are well behaved succeed in life and become beloved by all। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सदाचार से ही समाज में शांति और प्रेम बना रहता है। It is through good conduct that peace and love are maintained in society। ठीक है, कि सोसाइटी में लव और अच्छा व्यवहार
वो क्या करता है, वो सोसाइटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, सोसाइटी को ये मेंटेन रखता है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे जैसे कुछ कुछ नियम थे। ठीक है, जैसे कि हमने अनुवाद करना है, अंग्रेजी से हिंदी हो, हिंदी से अंग्रेजी हो, एक ही नियम कार्य करता है। नियम आपको दोनों ही बता दिए और आशा करता हूं आपको ये नियम समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पैराग्राफ्स उठाएं, अंग्रेजी के हिंदी में अनुवाद करें और हिंदी के पैराग्राफ्स को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, और मैंने आपको बताया है टेक्निकल जो कुछ शब्द है मैं आपको बताऊंगा, कल मैं आपको कुछ टेक्निकल शब्द बता दूंगा, उसके बाद फिर हम निबंध पर बात करेंगे। ठीक है, तो वो टेक्निकल शब्द जो वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है, तकनीकी शब्दावली है, उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और वो सबसे अच्छी बात है कि उनको मैंने वर्गों में उसको विभाजित किया है कि युवा वर्ग में कौन कौन से जो आपको वर्ड्स प्रयोग होते हैं, है ना, युवा वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं, फिर उसके बाद बेरोजगारी से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं, नारी से संबंधित, नारी से संबंधित चाहे किसी भी, नारी शोषण आ गया, नारी सशक्तिकरण आ गया, किसी भी तरह का शब्द जो होगा हमारे पास, निबंध आएगा या फिर ट्रांसलेशन आएगी, तो ऐसे वर्ड्स आते हैं उनमें प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो ऐसे आपको हर श्रेणी से मैं 15-15 या ऐसे शब्दावली करवा दूंगा। ठीक है, तो आप उनको याद कर लीजिएगा और आप अच्छे से अनुवाद कर पाएंगे और अच्छे से आप उसको उसकी व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज की कक्षा आपको अच्छी लगेगी। अब आप इसका अभ्यास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अनुवाद कीजिए, रोज कुछ ना कुछ अनुवाद कीजिए। ठीक है, और अनुवाद के लिए एक कार्य हमें सबसे ज्यादा क्या करना है कि आपको दोनों अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ें, फिर हिंदी का समाचार पत्र पढ़ें। ठीक है, उनमें से कोई भी एक न्यूज़ उठा लीजिए कि ये न्यूज़ आपने अंग्रेजी में पढ़ी, उसको उसी न्यूज़ को हिंदी में पढ़ के देखिए। तो हिंदी में जब हमने उस न्यूज़ को पढ़ा तो हमें कैसे लगा, आपको कैसे अनुवाद किया गया है, देखो उसमें कैसी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, अंग्रेजी में किस प्रकार की भाषा शैली थी, उसको हिंदी में कैसे प्रयोग किया गया है, इसका ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, इस शब्द को हिंदी में ये कहते हैं, इसको ये करते हैं, उसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, तभी आपको क्या होगा, अच्छे से अभ्यास होगा। परंतु अभ्यास करना पड़ेगा। सबको ये लगता है कि बस वर्ड टू वर्ड हमें ट्रांसलेशन कर दिया हमें अंक प्राप्त हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, नियम के अनुसार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप जो हैं आपको अनुवाद की बारीकियां आपको पता लगेंगे और आप अनुवाद करने में सक्षम होंगे। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की कक्षा और आशा करता हूं आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की कक्षा अच्छी लगे तो कक्षा को एक बार लाइक करना ना भूलें, फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए जो आपको आज की आपका जो जैसे बोल सकते हैं कक्षा के बाद आपको क्या लगा, है ना, तो अपना अनुभव जरूर वहां पे कक्षा में लिखिए और कक्षा को शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इस कक्षा के साथ जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।